क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। लिखा है a ray of light incident normally on one of face of prism of apex angle 30 डिग्री। एपेक्स एंगल का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रे डिग्री इज, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो कह रहा है कि जो रे है वो एक फेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ना, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस। ये और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है प्रिज्म का। अगर किसी एक सरफेस पर नॉर्मली ऐसे रे इंसिडेंट होता है, ये देखो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, तो यहां से नॉर्मली ही रिफ्रैक्ट करेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा। अब यहां पर जब लाइट यहां इंसिडेंट होगा तो इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये इनिशियल डायरेक्शन है रे का, डेंसर से रेरर में जा रहा है इसलिए नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा। इस एंगल को R कहेंगे। ये एंगल I है, बोलो I कितना होगा। ये अगर 30 है, ये 90 है, तो इसको 60 होना चाहिए, आप होशियार लोग हैं। और ये अगर 60 है तो ये 30 होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे। स्नेल्स लॉ लगाइए, μ1 sin I μ2 sin R। साइन R हो गया 1/√2, R हो गया 45 डिग्री। अगर ये R 45 डिग्री है तो डेविएशन इसको कहेंगे, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन रे का ये था और ये फाइनली बाहर निकला इस डायरेक्शन में। ये डेविएशन कितना होगा, दिस टोटल 45 माइनस दिस एंगल, और ये एंगल तो 30 के बराबर है क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है। तो डेविएशन हो जाएगा 45 माइनस 30। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। लिखा है अ डाइवर इन स्विमिंग पूल वांट टू सिग्नल हिज डिस्ट्रेस टू अ पर्सन लाइंग ऑन एज ऑफ पूल। एक डाइवर है जो पानी के अंदर है और एक उसका दोस्त है जो एज पर है, किनारे पर खड़ा है या बैठा है, और ये अपना पोजीशन उसको बताना चाह रहा है सिग्नल दे करके। इसके हाथ में एक लाइट है, एक टॉर्च है। बाय फ्लैशिंग हिज वाटर प्रूफ फ्लैश लाइट, इसके पास एक टॉर्च है जो वाटर प्रूफ है, जिसमें पानी नहीं घुसेगा। तो ये वाटर प्रूफ टॉर्च को कैसे जलाए। पहला ऑप्शन है he must direct the beam vertically upward। क्या अगर इस वाटर प्रूफ लाइट को वो वर्टिकल रखे तो यहां से लाइट वर्टिकली बाहर निकलेगा, रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाएगा, तो क्या उसको सिग्नल मिल जाएगा। आंसर है नहीं, उसके पास लाइट पहुंचेगा तभी तो उसको सिग्नल मिलेगा। लाइट जब इस डायरेक्शन में निकल गया तो उसको सिग्नल नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। He has to direct the beam horizontal। अगर वो अपने फ्लैश लाइट को हॉरिजॉन्टल ऐसे रखता है तो टॉर्च जब जलेगा तो लाइट ऐसे निकलेगा। क्या उसके पास पहुंच पाएगा, नहीं। आगे देखिए, he has to direct the beam at an angle to vertical which is slightly less than critical angle of incidence for total internal reflection। अगर ये इस तरह से अपने लाइट को रखे जिससे कि यहां से जो लाइट निकल रहा है वो इस पर इंसिडेंट हो, ये इस सरफेस पर इंसिडेंट हो। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना है, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तब तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसके पास क्या लाइट पहुंचेगा, नहीं। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा कम होगा, लेस देन θc होगा, थोड़ा सा कम होगा, तब ये लाइट यहां से बाहर निकलेगा।
अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तब तो ये बिल्कुल ऐसे निकलेगा, ऐसे ग्लेज करता हुआ। तो इसका जो दोस्त है वो दोस्त पानी में सट करके अपना आंख तो लगाए नहीं है भाई, दोस्त जो है किनारे पर बैठा होगा या खड़ा होगा, पानी से उसका आई जो है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से अगर थोड़ा सा कम एंगल रखेंगे तब यहां से लाइट बाहर निकल जाएगा, लाइट बाहर निकल जाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस स्लाइटली लेस देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तब रे इसके पास पहुंच जाएगा और उसको इमेज दिख जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्लाइटली लेस देन क्रिटिकल एंगल। 20वां सवाल है, ए कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ f, ये कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ f in air is immersed in water, focal length of mirror in water will be, मिरर के मीडियम चेंज करने से उसका ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन या फोकल लेंथ चेंज नहीं करता है। ये पहले भी समझाए हैं, फिर से एक बार समझा देता हूं। जैसे ये कॉनकेव मिरर है और इस तरफ सपोज करो एयर है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहा है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होगा और जिस पॉइंट से पास करेगा उसको फोकस कहेंगे। इसका मतलब ये फोकस होगा, ये इसका सेंटर है, इसको हम लोग इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल होगा, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये दोनों बराबर होगा। अब सवाल है कि इधर आप एयर रख दीजिए, सॉरी वाटर रख दीजिए, वाटर रख दीजिए और सेम रे को आप इंसिडेंट करवाइए जैसे पहले इंसिडेंट करवाए थे। ये वाला रे अब ऐसे इंसिडेंट करेगा तो इधर ही रिफ्लेक्ट करेगा, ये रे ऐसे इंसिडेंट करेगा तो इसका सेंटर तो सेम ही रहेगा, वाटर रखने से क्या इसका सेंटर चेंज कर जाएगा। तो सेंटर अगर सेम रहेगा तो इसका मतलब नॉर्मल भी इस पॉइंट पर सेम रहेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सेम रहेगा। मीडियम के चेंज करने से इस रे का क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेगा? नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सेम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन सेम होता है मीडियम कुछ भी हो। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन होता है तब मीडियम पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीडियम पर भी डिपेंड करता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आर, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे ही जाएगा, यही इंटरसेक्ट करेगा, फोकस उतना ही होगा। रे डायग्राम से बात क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर लिखा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट at 60 degree on a prism, 60 degree on a prism of refracting angle 30 degree। ये एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल, देखो लिखे थे उस दिन कि एपेक्स एंगल लिखा रहे या एंगल ऑफ प्रिज्म लिखा रहे या रिफ्रैक्टिंग एंगल लिखा रहे, ये सब का एक ही मतलब होता है। इमर्जेंट रे इज एट एन एंगल 30 डिग्री विथ इंसिडेंट रे, मतलब ये इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री, यहां से रे रिफ्रैक्ट करेगा, फिर रिफ्रैक्ट करेगा, इनिशियल डायरेक्शन से बाहर निकलेगा। ये इमर्जेंट रे का इनिशियल डायरेक्शन से जितना एंगल है इसको डेविएशन कहते हैं, और डेविएशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। इमर्जेंट रे का इंसिडेंट रे से जो एंगल है वो 30 डिग्री, मतलब डेविएशन 30 डिग्री दिया हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है उसमें हमको अभी तक जो पता चला उसका रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब आगे देखते हैं। ये जो डेविएशन का एंगल डेल्टा है, ये डेल्टा कितने के बराबर होता है? कहोगे सर दिस प्लस दिस। देखो याद नहीं रखना है, बात को समझना है। जब समझ करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 बार टाइम देने के बाद फिर आगे का क्वेश्चन तुमसे फटाक से अपने से हो जाएगा। प्रिज्म में बहुत सारा चीज था नहीं, बहुत 1 ही 2-3 पॉइंट था, 4 पॉइंट लिखवाए थे। तो
ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो दिस प्लस दिस के बराबर होगा। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल दिस आई माइनस R1, और ये कितना होगा E, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसको E कहेंगे, तो E माइनस R2 ये होता था। तो ये वाला एंगल हो गया I माइनस R1, ये R1 है और ये R2 है, ये एंगल ये E है, ये होगा E माइनस R2, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2A होता है। सब लोगों को याद है। अब देखिए डेविएशन आपको दिया है 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 60, E कितना है पता नहीं, A दिया हुआ है 30, तो यहां से E कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 हो गया। इसका मतलब जो रे डायग्राम बनाए हैं वैसा नहीं है। एग्जैक्ट रे डायग्राम कैसा होना चाहिए, इस कैलकुलेशन के बाद हमको ये बात पता चल गया कि यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 होना चाहिए। एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 कैसे होगा, सो देखो, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इस सरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट किया है वो नॉर्मली इंसिडेंट किया है। अगर यहां पर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो रिफ्रैक्शन भी नॉर्मल होगा, तो इमर्जेंस एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी सरफेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो जाए मतलब उस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होना चाहिए। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा का मतलब इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा। इसका मतलब ये लाइट ऐसे आया, ये एंगल 60 डिग्री है, यहां से इनिशियल डायरेक्शन से रिफ्रैक्ट हुआ नॉर्मल की तरफ और इस पर नॉर्मली इंसिडेंट किया, ऐसे बाहर निकला। रे डायग्राम इस क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन के बाद ये पता चला। अब देखो ये एंगल अगर 30 है और ये एंगल अगर 90 है तो ये वाला एंगल तो 60 हो जाना चाहिए, तो ये वाला एंगल तो 30 हो जाना चाहिए। इस वाले पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, तो यहां स्नेल्स लॉ आप लगाइए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 sin 60 इक्वल टू म्यू sin 30, sin 60 √3/2, sin 30 1/2, म्यू का वैल्यू √3 हो गया, सो आंसर होगा √3। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए ऑफ एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म का मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I प्लस E माइनस ए। मिनिमम डेविएशन का क्या होता है, कहोगे सर I और E जब बराबर हो जाता है तो डेविएशन को मिनिमम डेविएशन कहते हैं, मतलब इसका हो जाएगा 2I माइनस ए। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ये मिनिमम डेविएशन ए के बराबर है 2I माइनस ए, तो 2I कितने के बराबर 2A, I कितना हो जाएगा A 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच मिनिमम डेविएशन विल बी ऑब्टेन्ड, आंसर क्या है 60 डिग्री। ऐसा ही यही क्वेश्चन जो है आपको यहां पर भी आपसे पूछे थे, ऐसा ही सवाल था, बिल्कुल यही नहीं था, तीसरा क्वेश्चन था इसी का, बिल्कुल ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 24, When a ray of light enter a glass slab from air, ये एक ग्लास स्लैब है, एक रे ऑफ लाइट इसमें इंटर किया है एयर से। पहला है द वेवलेंथ डिक्रीजेज, इसका वेवलेंथ जब ये इसमें आएगा तो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, अरे भाई वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, ये वेव में आपको बताया गया है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी घट जाएगा, वेलोसिटी घट जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा वेवलेंथ इंक्रीज गलत, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज गलत, नाइदर वेवलेंथ नॉट एनी गलत। अब इसमें तुम्हारे दिमाग में ऐसे चलेगा कि सर लाइट जब इसमें आता है तब तो ये स्प्लिट कर जाता है 7 कलर में,
तो सर 7 कलर में स्प्लिट करना, भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्या अभी ये क्वेश्चन जो है उसमें डिस्पर्सन के बारे में पूछ रहा है। लाइट जब यहाँ आया है तो 7 कलर में बिल्कुल डिस्पर्स होगा, ऐसे डिस्पर्स होगा। लेकिन किसी भी एक कलर का वेवलेंथ, अगर कुछ कलर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है का मतलब मीन रे के बारे में कहा गया है। इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीन रे के लिए जितना है, सपोज 1.5 है, तो मीन रे का वेवलेंथ जो है पहले जितना था अब वेवलेंथ क्या होगा, तो वेलोसिटी घट जाएगा, वेवलेंथ भी घट जाएगा, रेड का वेवलेंथ भी घट जाएगा, यहां पर वायलेट का वेवलेंथ भी घट जाएगा, सबका वेवलेंथ घटेगा। तो वेवलेंथ के बारे में पूछा रहे, यहां डिस्पर्सन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। लिखा है अ थीन कन्वर्जेंट ग्लास लेंस म्यूजी 1.5 हैज पावर 5 डायोप्टर। इसका पावर जो है ये 5 डायोप्टर। When this lens immersed in liquid, refractive index μ1, ये सेम लेंस अगर इसको एक ऐसे मीडियम में रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर भी और इधर भी, इज एक्ट एज डाइवर्जेंट लेंस फोकल लेंथ 100। अब इसका नेचर डाइवर्जेंट हो जाता है, फोकल लेंथ 100 हो जाता है, मतलब 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, तो पावर कितना हो जाएगा 1, लेकिन डाइवर्जेंट है इसलिए -1। फर्स्ट केस में पावर इसका +5 डायोप्टर है और सेकंड केस में पावर -1 डायोप्टर है, तो μ1 कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में हम लोग किए थे कि अगर किसी लेंस के मीडियम को चेंज करते हैं तो उसका फोकल लेंथ चेंज करता है, और अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस से ज़्यादा हो जाए तो वो डाइवर्जेंट जैसा बिहेव करता है। भाई एयर में अगर ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कि ये जो लेंस है ये कन्वर्जेंट है, किसमें है, एयर में है, क्योंकि एयर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। लेकिन अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बढ़ाएं तो इसका फोकल लेंथ बढ़ेगा, पावर घटेगा, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो पावर इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए हुए हम कह सकते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.5 से ज़्यादा होगा, 1.5 से ज़्यादा होगा। तो बोलो 1.5 से ज़्यादा कौन सा है, तो 4/3 तो कम है, 5/3 1.5 से ज़्यादा है जी। हाँ ये ज़्यादा है, तो 5/3 ऑप्शन सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, और 7/3 ये भी 7/3 भी हो सकता है। मतलब 3 ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। अगर ये पूछता कि कौन ऑप्शन गलत है तब तो आंसर ए हो जाता, तब हमको इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था। तो क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये भी एनालाइज करते हैं कि क्या बिना कैलकुलेट किए हुए जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे ये बन जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये पता करना है। तो ठीक है, फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये बताओ कि पहले जब ये एयर में था, इसका रेडियस सपोज r है, इसका भी रेडियस सपोज r है, या इसका r1 है, इसका r2 है। जब इसको हम दूसरे मीडियम में रख दिए तो रेडियस तो इसका सेम ही रहेगा, रेडियस तो भैया चेंज नहीं करेगा। इस वाले केस में फॉर्मूला क्या होता है, 1 फोकल लेंथ μ2 μ1 -1 ये लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है। फर्स्ट केस में इस फॉर्मूला को लिखिए। अच्छा 1 फोकल लेंथ को पावर भी कहते हैं, तो पावर का ये फॉर्मूला होता है। फर्स्ट केस में लिखिए पावर इन एयर इक्वल टू μ2 क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बाई μ1 क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 -1
1/r1 माइनस 1/r2। ये फर्स्ट केस में हुआ। अभी हम इसमें कोई साइन नहीं रखे हैं, इसका कुछ साइन होगा, अभी अनसाइन है। सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में इसी फॉर्मूला को लिख रहे हैं, तो पावर इन मीडियम या लिक्विड या 1, इसके लिए μ1 दिया है, इसलिए P1 लिखे हैं। μ2 बाई μ1, इसका म्यू तो सेम ही रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। R1 R2 तो चेंज किया नहीं है, अभी ये अनसाइंड है, कोई साइन नहीं है। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो जब डिवाइड करिएगा इस दोनों को तो ये तो खत्म हो गया। अब इसका साइन और इसका साइन तुमको पता है, μ1 का वैल्यू निकालना है, μ1 का तो कोई साइन होता है, वो तो वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसमें Pa का वैल्यू आप रख दीजिए, Pa कितना है +5 और P1 कितना है -1। अब जरा इसको डिवाइड कर दो और μ1 का वैल्यू देखो कितना है, ये आंसर हो जाएगा। तो आ जाइए पैकेज का एक्सरसाइज 3 पर। पैकेज के एक्सरसाइज 3 का 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, क्योंकि 5वां तो वेव का है, तीसरा भी वेव का है। 4th क्वेश्चन जो है इसका वो CPP 17 में डिस्कस कर चुके हैं, दोनों एक ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी समझ से आसान है, ये आपसे हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो इसका है उसका आंसर चारों में से कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इससे पिछला जो एक्सरसाइज था उसमें से 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, एक 13 और एक 17। 17 वेव ऑप्टिक्स का है और 13 क्वेश्चन माइक्रोस्कोप का है, वो अभी नहीं पढ़ाए हैं, अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाना है, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आपसे हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है, ये भी वैसे आसानी है। 7 में है अ रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये है वैक्यूम में, इधर एयर था और मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फाउंड टू बी ट्वाइस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से डबल है, मतलब ये I है तो ये I/2 है। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो I कितना है ये निकालना है। तो यहां स्नेल्स लॉ लिखो ना भाई, 1 sin I म्यू sin I/2। तो आपको निकालना है I का वैल्यू, आपको क्या निकालना है I का वैल्यू। अच्छी बताओ कि ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद है, साइन थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, है ना जी। तो साइन I को लिख सकते हैं 2 sin I/2 cos I/2, दिस इज म्यू sin I/2, ये उड़ गया, cos I/2 हो गया μ/2, तो I/2 हो गया cos इनवर्स μ/2, I हो जाएगा 2 cos इनवर्स μ/2, आंसर हो जाएगा B। 8वां है एन एयर मास्ड आई प्लेस्ड इनसाइड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सीज आउटसाइड वर्ल्ड। ये एक आई है, एयर मास्क्ड आई का मतलब कोई डाइवर जो होता है समुद्र के नीचे जाता है तो उसका जो चश्मा होता है, वो चश्मा जो है वो जिससे कि ग्लास पानी उसके अंदर नहीं चला जाए, इसलिए उसके ऊपर एक चश्मा लगा होता है, उसको एयर मास्क्ड आई हम लोग कर सकते हैं। ये एयर मास्क्ड आई है जो पानी के अंदर है और आउटसाइड वर्ल्ड को देख रहा है, मतलब पानी के बाहर जो दुनिया है उसको देख रहा है। द वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इन विच द आई विल सी आउटसाइड वर्ल्ड। वर्टिकल एंगल ऑफ कोन क्या होगा ये आपको बताए हैं। आप जरा याद करिए, क्रिटिकल एंगल जब पढ़ा रहे थे तो उस समय एक टॉपिक था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, और वहां पर वर्टिकल एंगल ऑफ कोन भी निकाले थे, भूल गए हो तो याद दिलाते हैं। जैसे ये अगर आई है
अगर ये एक सोर्स होता तो लाइट यहां से ऐसे चलता और मैक्सिमम कहां तक इंसिडेंट होता, थीटा सी तक, तब ये बाहर निकलता। अगर थीटा सी के बाद इंसिडेंट होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो मैक्सिमम एंगल थीटा सी होगा। ये एंगल कितना होगा, थीटा सी होगा। ये भी कितना होगा, थीटा सी होगा। तो ये एक सर्कल बनेगा, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कहेंगे, इसको रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस कहेंगे, इसको सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन कहेंगे। यहां पर ये कोन बनेगा। तो आपको शायद सेमी वर्टिकल एंगल पूछना है, वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। अच्छा, वर्टिकल एंगल का मतलब 2 थीटा सी, ये पूछा जा रहा है। ये कितना होगा? अब हम जो पूछे थे उसमें यहां पर एक सोर्स था, लाइट ऐसे निकालना था। अभी क्या है, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर है और इसको देख रहा है, तो इसका मतलब कि लाइट इसमें डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए। अगर कोई लाइट ग्रेज करता हुआ इंसिडेंट होगा तो ऐसे आएगा। अगर इधर इंसिडेंट होगा या इधर इंसिडेंट होगा या इधर इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो थीटा सी होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें आप जो है चेंज करिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है वहां से रेज इस आई में इंटर करेगा। तो इस आई में जो इंटर करेगा वो इस कोन पर जो रे इंसिडेंट हो रहा है वहीं से ये इस आई में इंटर करेगा, यहां पर आएगा। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन कितना है ये आपको निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन तो हम लोग पहले कर चुके हैं, एक बार कैलकुलेशन पिछले वाला देख लो। तो इसके बाद आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 9 आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ लोग बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है, डायग्राम को देख करके डर जाता है। तो थोड़ा हम डायग्राम समझा देते हैं। डायग्राम में क्या लिखा है कि ये एक हेमिस्फीयर है और ये हेमिस्फीयर के आगे ऐसे, मतलब जैसा पहला क्वेश्चन हम किए थे ग्लास रॉड वाला, जिसका जो एंड था वो हेमिस्फीयर था, वैसा ही ये ग्लास रॉड है जिसका ये एंड हेमिस्फेरिकल शेप का है। और इस हेमिस्फीयर का सेंटर ये है, मतलब यहां से यहां तक जो पार्ट है वो सेमी सर्कुलर है, सेंटर ये है और ये प्लेन है, मतलब ये सिलेंडर होगा। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि पोल से 15 सेंटीमीटर पर है। ये लैंग्वेज में लिखा है वो यही चीज लिखा है। इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस पोल से 15 है। इस तरफ वाटर है, इस तरफ एयर है। और तुमसे ये पूछा जा रहा है, लास्ट लाइन इसका देखो, द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज ऑफ ओ फ्रॉम पी। ये ऑब्जेक्ट का पी से फाइनल इमेज कहां होगा, एज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम लेफ्ट एज। जब लेफ्ट से इसको देखते हैं, आप इस तरफ से देख रहे हैं, इस तरफ से नहीं देख रहे हैं, इधर से देखते तो आंसर दूसरा होता। इधर से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहां है ये जरूरी है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रेज तो सब डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, ये देखो। लेकिन बताओ, जो रे इधर जाएगा या इधर जाएगा वो रिफ्रैक्ट होकर के इधर जाएगा, तो क्या ये वाला रे इसके पास कभी पहुंचेगा? नहीं। ये जो मीडियम इधर का दिया हुआ है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, जिससे कि आप कंफ्यूज कर जाए। इधर मीडियम 4/3 हो या इधर एयर हो या इधर कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज निकल करके, जब यहां से रेज ऐसे निकलेगा तो यहां से यहां तक मीडियम सेम है, इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर के इसके पास पहुंचेगा। और चूंकि हम लोग को पैरेक्सियल रे के लिए करना है, लिखा है कि रेज नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये पैरेक्सियल रेज है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। फॉर्मूला लिखिए, लाइट इधर से इधर आया है, इस डायरेक्शन को प्लस लीजिए। जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आएगा, ये μ2 होगा बाय v माइनस μ1 2 है बाय u। यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दिया हुआ है -15 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इसका रेडियस 10 है और इधर होगा इसलिए -10। यहां से v निकाल दीजिए, v का वैल्यू जितना आएगा यहां से डिस्टेंस उतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर चुके हैं, वैसे
तुम लोग एक बार चेक कर लो। इस क्वेश्चन में दिया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। सिल्वर्ड ऑन प्लेन साइड, इसको सिल्वर कर दिए तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये जो लेंस है ये लेंस से सटा हुआ एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा? इन्फिनिटी। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस 20 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है यहां से 20 सेंटीमीटर पर। फाइनल इमेज कहां पर बनेगा ये बताना है। तो ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का फोकल लेंथ आप निकालिए। फॉर्मूला होता है ये कॉम्बिनेशन जो है एक मिरर होगा, पावर ऑफ मिरर टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अब देखो क्वेश्चन बनाते बनाते कॉन्फिडेंस आता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिखोगे -1/fm 2/fl -1/fm। अब इसमें साइन रख दो, इसका साइन आ जाएगा। fl है 15 प्लस 15 और ये है इन्फिनिटी, ये 0 हो गया। तो fm कितना हो गया? -15/2। अब इसका फोकल लेंथ अगर -15/2 हो गया है तो इसका मतलब ये एक मिरर होगा। कैसा मिरर होगा? ऐसा मिरर, कॉनकेव मिरर, क्योंकि फोकल लेंथ कितना है? नेगेटिव है। और इस कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v प्लस 1/u 1/f। v निकालना है, u लाइट इधर से इंसिडेंट हो रहा है, ये प्लस होगा। u कितना है? -20। फोकल लेंथ कितना है? -15/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, v का वैल्यू आ जाएगा।